हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ है हमारा, जयशंकर मीट्स वैंग ई सेज एलएसी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो मैंने आपको परसों समझाया था कि एससीओ का समिट जो है वो अस्ताना में होने वाला है, और अस्ताना कहाँ लोकेटेड है, कजाकिस्तान में। तो उस एससीओ के समिट में इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यानी मिस्टर एस जयशंकर, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो चाइनीज उनके काउंटर पार्ट हैं मिस्टर वैंग ई, उनसे मिले हैं वो, और एलएसी पे जो इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की बात की गई है। एलएसी पे जो इश्यूज हैं वो 2020 जून 2020 से ही स्टार्ट हो गए थे, और उनको अभी तक हम रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं डिस्पाइट मल्टीपल राउंड्स ऑफ एंगेजमेंट्स। तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों की फिर से मुलाकात हुई है, और यहाँ पर एक पीसफुल तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करने की बात की गई है। So in their first such meeting since the Lok Sabha elections, External Affairs Minister S. Jaishankar held talks with the Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Council meeting. Both the sides stressed the importance of mutual respect in resolving the boundary issues that have frozen the ties between them for the past 4 years. The two ministers agreed that the prolongation of the current situation in the border areas is not in the interest of the either साइड, कि कंटिन्यूसली अगर हम एक जगह पे लड़ाई करते रहेंगे और उसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं बाहर आएगा, तो ये दोनों ही साइड्स के लिए कहीं ना कहीं एक लॉस की बात है। The External Affairs Minister highlighted the need to redouble the efforts to achieve complete disengagement from the remaining areas in eastern Ladakh and restore border peace and tranquility in order to remove obstacles towards the return of normalcy in the bilateral relations। कि हमेशा से ही जो दोनों कंट्रीज के बॉर्डर रिलेशंस हैं वो थोड़े बहुत डिस्प्यूटेड रहे हैं, बट इतना प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो ये दोनों ही कंट्रीज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो नॉर्मलसी में वापस रिटर्न करने के लिए, फिर से अपने बायलैटरल टाइज को रिज्यूम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीसफुल तरीके से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएं। The two ministers were meeting for the third time in the past 12 months and have made a push for complete disengagement and the resolution of the military border standoff since April 2020। अप्रैल 2020 से ये हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, तो ये गलवान वैली जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, वहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिली है। However, the talks between the border commanders and the defense officials in the meetings of the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs have thus far yielded no further breakthrough, which hinges on the Chinese position at the Demchok and the Depsang sectors। ये दो एरियाज हैं, देमचोक और देपसांग प्लेन्स जो हैं वो दो एरियाज हैं जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। और ये जो पूरा है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, ये एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत टाइम से जो एलएसी के इश्यूज हैं वो चलते आ रहे हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें से एक जो ये है वर्किंग मैकेनिज्म वाला वो भी है। और इसी के तहत जो बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, बट उससे कोई ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं मिल पाया है। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो एलएसी है वो एग्जैक्टली क्या है और कहाँ है। तो ये जो एलएसी है वो डिमार्केशन है जो कि इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरीज और चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरीज को डिमार्केट करता है, सेपरेट करता है। इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास और सिक्किम में लोकेटेड है। दूसरा मिडिल सेक्टर जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को स्पैन करता है। और तीसरा वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख वाला हमारा एरिया है वो। So India considers the LAC to be 3,488 km long, while the Chinese consider it only to be
2000 किलोमीटर लॉन्ग। और यही एक बहुत बड़ा इशू है दोनों के बीच में कि दोनों ने अभी तक कोई ऑफिशियल, दोनों ने साथ मिल करके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कभी भी। दोनों का ही जो स्टैंड रहा है एलएसी के ऊपर वो बहुत अलग अलग रहा है। आप टाइम टू टाइम देखिए कि चाइना जो है वो कभी अरुणाचल प्रदेश के किसी एरिया को क्लेम करने लगता है, कभी सिक्किम के किसी एरिया को क्लेम करने लगता है। अरुणाचल प्रदेश के विलेजेस को चाइना जो है वो अपने हिसाब से रीनेम भी करने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं। India's claim line is the line seen in the official boundary marked on the maps released by the Survey of India, including both Aksai Chin and Gilgit-Baltistan. This means LAC is not the claim line for India. यानी ये जो LAC है वो इंडिया अपना claim line नहीं मानता है. In China's case, LAC is the claim line except the eastern sector where it claims the entire Arunachal Pradesh as South Tibet. ठीक है, तो अब हम मैप में इस चीज को देखते हैं कि ये जो LAC है वो क्या है। ये है हमारा LAC और इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो जिसमें कि ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, ये जो लद्दाख वाला एरिया है, ये हमारा मिडिल सेक्टर है और ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है अक्साई चीन यहाँ पर लोकेटेड है और गिलगिट बाल्टिस्तान यहाँ पर लोकेटेड है, उसको चाइना इसका पार्ट नहीं मानता है कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है। और इंडिया जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन दोनों को ही इंडिया का पार्ट मानता है। दूसरा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को इंडिया, चाइना जो है वो अपनी टेरिटरी कंसिडर करता है, साउथ तिब्बत का पार्ट कंसिडर करता है। और वी ऑल नो कि अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली जो है वो इंडिया का हिस्सा है। तो ये 3 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। और लद्दाख में जो डिस्प्यूटेड एरियाज या जहाँ पर काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं उसमें इंक्लूडेड है डेमचोक, ट्रिग हाइट्स, दुमचेले, पैंगोंग सो, चूमर एंड स्पंगूर गैप। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामखाचू, सुमदोरोंग चू, असाफिला, लोंगजू, दीचू, यांगसे, फिशटेल 1 and 2 इन दिबांग वैली। और उत्तराखंड में बाराहोती और कुलान सुंदा। और यही हिमाचल में कौरिक और शिवकीला। तो ये कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड हैं। ये जो पूरा लद्दाख वाला एरिया है इसको हम गलवान वैली के नाम से जानते हैं। 2020 में जब कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे चाइना जो था वो डिसाइड किया कि इंडिया के गलवान वैली में इन्फिल्ट्रेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो 2020 से चली आ रही है। जो हमारा जो ये बॉर्डर इशू है LAC वाला वो 2020 से चला आ रहा है। ये है पूरा और डिटेल्ड मैप जो कि आपको दिखाएगा कि ये हमारा गलवान वैली है, ये हमारा देपसांग प्लेन्स है, पैंगोंग सो लेक है और ये हमारा डेमचोक है। और यही सारी चीज़ें अब यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट पूरा हुआ था वो इसलिए था कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है यहाँ हमारा एक एयरफोर्स बेस है और यहाँ से हम एक रोड बिल्ड कर रहे थे जो कि कनेक्ट करता था हमारे बॉर्डर एरियाज को। और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो था वो अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये चाइना के साथ हमारा जो इश्यूज है उसको, और जो इश्यूज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डेवलप करते हैं यानी हमारे लिए हमारे मिलिट्री सप्लाईज बॉर्डर एरियाज तक पहुंचाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन केस अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि चाइना जो है वो हमें नॉर्थ की तरफ से अटैक करने की कोशिश करता है तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी वजह से यहाँ पर चाइना ने ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो क्रिएट करी थी। ठीक है, तो न्यूज़ आज का बस यही इम्पॉर्टेंट था। दूसरा अब हम एडिटोरियल्स पर आ जाते हैं। तो पहला एडिटोरियल जो है हमारा वो है कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स अ रीबूट। तो यहाँ बात हो रही है कंप्यूटर लिटरेसी की कि कंप्यूटर लिटरेसी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट ज़माने में हमारे आपके जैसे लोग जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि कंप्यूटर लिटरेसी जैसी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि बचपन से ही हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि कभी उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप हम टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती चली गई, हम भी उसके साथ साथ इवॉल्व होते चले गए। बट वहीं अगर हम अपने आप को कंपेयर करें वैसे लोगों के साथ जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं या बहुत अच्छे स्कूल्स में जिनकी पढ़ाई नहीं होती है,
तो वैसे स्टूडेंट्स के साथ, वैसे लोगों के साथ ये जो कंप्यूटर लिटरेसी का जो मामला है वो उतना सही नहीं होता है, वो इतने टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारे जो 50 इयर्स से अबव के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। आज जब ऑफिसेज जो हैं वो धीरे धीरे करके ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं, या जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं, तो इसके साथ कंप्लाई कर पाना हर एक वर्कर के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए इतना इजी नहीं होता है। तो यही अब ये जो पूरा आर्टिकल है ये यही कह रहा है कि आज के ज़माने में हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। खास करके पैंडेमिक ने हमें ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर के, उनको हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो लेवल है कंप्यूटर लिटरेसी का वो और इंक्रीज हो सके। तो कंप्यूटर लिटरेसी इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग वेरियस सर्विसेज सच एज बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट सर्विसेज. It empowers individuals to effectively use technology, enhancing their quality of life. The pandemic emphasized the need for computer and internet access for activities like online education, healthcare management and remote working. तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो पहला है डिजिटल इंडिया कैंपेन। डिजिटल इंडिया कैंपेन का जो मोटिव था वो ये था कि हर एक सिटीजन को डिजिटली एम्पावर करना है। लॉन्च्ड इन 2015, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड society. It integrates computer education from an early age and supports numerous skill development and vocational training programs to bridge the digital divide. अब डिजिटल डिवाइड क्या होता है? तो डिजिटल डिवाइड यानी कि उन लोगों के बीच में गैप, एक जिनको जो डिजिटली इक्विप्ड हैं और दूसरे लोग जो डिजिटली इक्विप्ड नहीं है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नहीं, बल्कि स्किल्स के मामले में, जिनको डिजिटल स्किल्स आते हैं और जिनको डिजिटल स्किल्स नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट कोट किया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, जो 2017-18 से 2020-21 का डेटा कोट करता है, जो कि कहता है कि कंप्यूटर लिटरेसी ओवरऑल जो है वो इंक्रीज हुई इस पीरियड में 18.4% से 24.7% तक। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अर्बन और रूरल एरियाज को कंपेयर करते हैं, तो अर्बन एरियाज में लिटरेसी जो थी वो इंक्रीज हुई 34.7% टू 39.6%, और रूरल एरियाज में 11% टू 18.6%। तो आप कॉन्ट्रास्ट देखिए कि एक तरफ जहां लगभग 40% लोग डिजिटली लिटरेट है, यहाँ उसका आधा भी नहीं है। तो अर्बन और रूरल एरियाज में एक सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड जो है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा अगर हम देखें तो अमंग दोज एज्ड बिटवीन 20 to 39, कंप्यूटर लिटरेसी इज जस्ट 34.5%। अब ये शायद डेटा आपको थोड़ा माइंड बॉगलिंग लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब भी इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं और हम सभी डिजिटली इक्विप्ड हैं, कंप्यूटर लिटरेट हैं हम, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस वजह से क्योंकि हम सब जो हैं वो एक बहुत मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। एक सिग्निफिकेंट चंक जो है हमारी पॉपुलेशन की वो विलेजेस में रहती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहती है, जहाँ पर ये सर्विसेज जो हैं वो अभी तक उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, जहाँ की स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है जो डिजिटली या कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड कर सकें, डिजिटली लिटरेट बना सकें। वही यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। अगर हम इंटर स्टेट डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट्स लाइक केरला जैसे हो गया शो हायर लिटरेसी रेट्स अमंग द 20 to 39 एज ग्रुप कंपेयर टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टेट्स। जैसे हम केरला को कंपेयर करते हैं और दूसरी तरफ हम बिहार या आसाम की बात करते हैं, तो दोनों में एक हाई कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, केरला हैज़ अ कंप्यूटर लिटरेसी रेट ऑफ 51%, while बिहार स्टैंड्स एट 17.6%, बिल्कुल उसका एक तिहाई। क्योंकि बिहार और केरला की लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर हम लिटरेसी रेट भी देखें दोनों ही स्टेट्स की, तो वो भी दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग होंगी। तो चैलेंजेस क्या क्या है? तो सबसे पहला है डिजिटल डिवाइड, सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज and among the different age groups and states.
दूसरा है एजुकेशन सिस्टम। मेनी स्कूल्स लैक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिफाइड टीचर्स टू इम्पार्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग। और तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इनएडिक्वेट कंप्यूटर स्किल्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि आजकल हर एक सेक्टर में, चाहे आप टीचिंग सेक्टर में हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, हर एक जगह आपको डिजिटल लिटरेसी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इससे इक्विप करें, वरना हाई पेइंग जॉब्स जो हैं वो हमारे लिए नहीं रहेंगे। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पर? तो सबसे पहला एजुकेशनल रिफॉर्म्स, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें कंप्यूटर एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। अभी भी है पार्ट ऑफ द करिकुलम, अभी भी है कंप्यूटर एजुकेशन, बट प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे जो छोटी छोटी सिटीज़ या टाउन्स में जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर्स का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है या कोई प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कैजुअली उन चीज़ों को लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जितना वैल्यू जो है वो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स जैसे जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, इन सबको दिया जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंस कंप्यूटर्स को भी देना पड़ेगा। दूसरा है अडल्ट एजुकेशन। इनिशिएटिव्स टू टारगेट नॉट ओनली यंग अडल्ट्स बट ऑल्सो ओल्डर पॉपुलेशंस, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी की, तो ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के लिए ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हर एक सेट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन फ्रेंडली बन सके। कि अगर कोई भी डेटा एंटर करना है या अपने से ही रिलेटेड बायोमेट्रिक अटेंडेंस करना है या अपना अटेंडेंस मार्क करना है, एंट्री मार्क करनी है, एग्जिट मार्क करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी आनी चाहिए। Government and private sector role. Collaboration is needed to enhance infrastructure and provide affordable access to digital services and the internet. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल है द शेप ऑफ 5-year क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया। अगले 5 सालों में, यानी अभी हमारा लोकसभा इलेक्शंस हुआ तो अभी की गवर्नमेंट के पास अगले 5 साल हैं, तो 5 साल में हमारा क्लाइमेट एजेंडा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या मेजर फोकस होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में ये जो ऑथर हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्लस इंडिया ने पिछले 10 सालों में क्या क्या अचीव किया है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया हैज मेड सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन क्लाइमेट चेंज एजेंडा, transitioning from a hesitant participant to a proactive leader in shaping global climate narratives. तो अगर आप इंडिया की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनिशिएटिव्स की हिस्ट्री देखें तो पिछले 10 सालों में हमने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं उतना कभी भी नहीं लिया। तो इंडिया एक हेजिटेंट पार्टिसिपेंट था कि हाँ ठीक है कर लेंगे पार्टिसिपेट, कोई दिक्कत नहीं है, या अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, क्लाइमेट चेंज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी वोसिफेरस होकर के इस चीज़ को जो है वो, इस इशू को जो है वो टैकल करने की कोशिश की है। और हमने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, जो फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में हमने किया है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसको कि हमने लॉन्च किया था G20 के समिट के दौरान, जो कि लास्ट ईयर इंडिया में हुआ। तो इट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग द ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी। इसके अलावा जो हमारे टारगेट्स हैं हमने उनको भी जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना है, तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने अपने टारगेट्स को मॉडिफाई किया है। इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो पेरिस अग्रीमेंट के तहत हमने तय किया है। और पेरिस अग्रीमेंट जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। तो India's nationally determined contributions are significant milestones, and the 2070 net zero target announcement marks a critical step in emission reduction over the near term relative to the emission intensive baseline। कि हमने ये भी डिसाइड किया कि 2070 तक जो है हम इंडिया को एक नेट ज़ीरो कंट्री जो है वो बनाएंगे। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उससे रिलेटेड। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट एजेंडा अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। क्या है ये स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट एजेंडा? तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए
कि नीड फॉर अ वेल डिफाइंड 5 ईयर प्लान फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों में हमें क्या टारगेट अचीव करना है उसको सेट करके और जो इनिशिएटिव्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग लेना होगा। दूसरा है ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया शुड लेवरेज इट्स पोजीशन टू लीड ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स एंड सेट एम्बिशियस टारगेट्स। Hosting the United Nations Conference of Parties in 2028 is highlighted as a potential milestone. UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2028 में स्केड्यूल्ड है वो इंडिया में होने वाला है। तो अब अगर देखा जाए तो ऐसे लग रहा होगा कि अभी तो 4 साल है, बट अगर हम काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि कंसेंसस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अभी से उससे रिलेटेड हमें काम करना शुरू करना होगा। तो तीसरा है अडेप्टेशन फाइनेंस। कमिटमेंट टू अडेप्टेशन फाइनेंस इज क्रूशियल, इंश्योरिंग दैट डेवलपिंग कंट्रीज कैन विथस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये हो गया कि इंटरनेशनली हमें क्या क्या करना है। अब नेक्स्ट है कि हमें डोमेस्टिकली क्या क्या करना है। तो पहला है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ होलिस्टिक अप्रोच इंडिकेटिंग साइंटिफिक मॉडलिंग, डेटा मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन आर्किटेक्चर, की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे अपने क्लाइमेट चेंज एजेंडा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये हमें देखना होगा। दूसरा है सब नेशनल प्लान्स, कि state level plans should be strengthened with emphasis on collaboration between states and the center for a cohesive climate strategy। सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही अगर स्ट्रैटेजी बनाती रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, तो ये कभी भी इंडिया में एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्टेट है और इन फेडरलिज्म जो है वो अगर जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फेडरलिज्म, तो अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी प्लान इतनी इजीली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आकर के इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब क्या क्या रिकमेंडेशंस है यहाँ पर, तो सबसे पहला है एम्बिशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। चैलेंज है हमारा एम्बिशन और रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंटेशन, कि हम बहुत ज़्यादा एम्बिशन तो कर लेते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। तो वैसा ही एम्बिशन सेट करें जिसको कि हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड सपोर्टिव पॉलिसीज इज नेसेसरी to drive sustainable development. And last है scientific integration, enhancing scientific capabilities in policy making and ensuring robust data systems to track progress are critical। कि हमने प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है इस चीज़ को इंश्योर भी करना पड़ेगा, प्लस साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके हमारा जो प्रोग्रेस है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इंडिया शुड अडॉप्ट अ फॉरवर्ड लुकिंग क्लाइमेट एजेंडा दैट बैलेंसेस इमीडिएट इकोनॉमिक नीड्स विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। दिस इंक्लूड्स स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, प्रमोटिंग स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स and fostering international cooperation to lead global climate action effectively। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा आजकल जो लास्ट एडिटोरियल है उसके ऊपर, जो कि यहाँ बात कर रहा है वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस 1 की। कि यहाँ बोला जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे देश हैं जहाँ पर कि अभी तक ये जो वायरस पोलियो वायरस का स्ट्रेन है WPV1 वो अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो अगर हम पोलियो वायरस के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे थे तो 2 बूंद जिंदगी की करके कैंपेन चलाया जाता था जिसमें पोलियो का वैक्सीन पिलाया जाता था ताकि किसी को भी पोलियो वायरस जो है वो इम्पैक्ट ना कर सके। 2 साल तक के बच्चों को ये चीज़ जो है वो पिलाई जाती थी। तो इससे जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया उससे क्या हुआ कि इंडिया जो है वो पोलियो को इरेडिकेट करने में कामयाब हो गया। 3 स्ट्रेन्स होते हैं पोलियो वायरस के, WPV1 यानी वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस 1, वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस 2 और वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस 3, जिसमें से 2 और 3 जो है वो इरेडिकेट हो चुका है कंप्लीटली ओवरऑल ग्लोबली, और 1 जो है वो अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है और एकाध केसेस कभी कभी दूसरे जगहों पे भी मिल जाते हैं और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तो ये दोनों इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। तो अगर यहाँ पर ये इम्पैक्ट जो है वो हो रहा है
तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में भी पड़ सकता है। तो द गोल टू इरेडिकेट WPV1 by 2026 appears increasingly unattributable given the current trends. The presence of the virus in Pakistan and Afghanistan, the only two countries where WPV1 is स्टिल एंडेमिक पोजेज अ मेजर चैलेंज, कि इंडिया का टारगेट है कि WPV1 को हमें 2026 तक इरेडिकेट कर लेना है पूरे तरीके से। द डिटेक्शन ऑफ न्यू केसेस एंड एनवायरमेंटल सैंपल्स इन 2023 suggest that efforts to control the virus have not been entirely successful. ठीक है, तो अब यहाँ बात हो रही है इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस की। तो द राइज इन पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स पर्टिकुलरली इन एरियाज विद अ हिस्ट्री ऑफ पोलियो underscores the persistence of virus in the environment. This is critical because it highlights areas where the virus continues to circulate despite vaccination efforts. The findings from these samples provide crucial data for identifying hotspots and deploying targeted interventions. कि despite vaccination efforts बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं इस वायरस की, जहां पर कि ये डिजीज जो है, ये जो वायरस है वो खत्म नहीं हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ वैक्सीनेशन से काम नहीं होगा और एरिया स्पेसिफिक टारगेटेड इंटरवेंशन हमें करने की जरूरत है। Genetic studies reveal that WPV1 strains in Pakistan originate from Afghanistan, emphasize the need for coordinated efforts between the two countries. कि अगर हम जेनेटिक स्टडीज कंडक्ट करें इस वायरस की तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो वायरस पाया जाता है उसका ओरिजिन जो है वो अफगानिस्तान में हुआ है। तो दोनों ही कंट्रीज के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। Cross-border transmission complicates eradication efforts and necessitates synchronized vaccination campaigns and surveillance systems. तो अब अगर हम वैक्सीनेशन कैंपेन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हर्डल ये है कि इनकंसिस्टेंट वैक्सीनेशन कवरेज, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, जो ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट हो जाते हैं तो वो टाइम टू टाइम हमेशा जाते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो वैक्सीनेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। There are issues with campaign management such as inadequate marking of vaccinated children, which leads to gaps in coverage and tracking. Improvement of these practices is essential for ensuring that vaccination efforts reach every child, especially in the high-risk areas. क्योंकि अगर हम इस चीज़ को करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं कि जो हाई रिस्क एरियाज है वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हम वैक्सीनेट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो इसका अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगे। The ongoing circulation of WPV1 poses a significant threat to not only Pakistan and Afghanistan but also to global public health. The potential for international spread is high given the virus's ability to survive in environmental reservoirs and its movement across borders. 2023 में एक केस रिपोर्ट किया गया था मोजाम्बिक में, और ये जो केस था वो ट्रैवल, मतलब ये जो वायरस था दैट ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान टू मोजाम्बिक। तो अगर मोजाम्बिक तक पहुंच सकता है तो इंडिया में या ग्लोबली किसी भी कंट्री में इसका पहुंचना जो है वो नामुमकिन नहीं है। तो स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस, इंप्रूविंग वैक्सीनेशन कवरेज एंड एनहांसिंग क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन आर वाइटल स्टेप्स टू मिटिगेट दिस रिस्क। इंडिया जो है यहाँ पर एक इनिशिएटिव ले सकता है कि कोलैबोरेशन करके तीनों कंट्रीज मिल करके इंडिया ने जो जो स्टेप्स लिए हैं उनको गाइड कर सकता है और उसके बाद इसको हम इरेडिकेट करने में हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये जो वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस है या पोलियो वायरस जो है वो क्या होता है। तो पोलियो वायरस इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज caused by the virus which multiplies in the intestine from where it can invade the nervous system and can cause paralysis. तो सबसे पहला जो ये वायरस है उसका अटैक कहाँ होता है, तो इंटेस्टाइन में होता है और वहाँ से फिर ये नर्वस सिस्टम में स्प्रेड करता है और इंसान को जो है वो पैरालिसिस का अटैक आता है। वंस दैट हैपेंस द पेशेंट इज क्रिपल्ड फॉर लाइफ बिकॉज देयर इज नो ट्रीटमेंट। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फॉर द एफ्लिक्शन। कोलोकियली दे आर रेफर्ड टू एज वाइल्ड पोलियो वायरस। तो तीन तरीके के वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस हैं। टाइप 1 जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है बट उसको इरेडिकेट करने की एफर्ट्स जारी हैं। टाइप 2 इरेडिकेटेड, टाइप 3 इरेडिकेटेड। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो पर्सन टू पर्सन मेनली थ्रू द फीकल रूट
fecal oral route or less frequently by a common vehicle, that is contaminated water or food. So because the virus lives in the feces of infected person, people infected with the disease can spread it to others when they do not wash their hands well after defecating. कि अगर आप defecate करने के बाद, अगर आप infected हैं और defecate करने के बाद आप अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश नहीं करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि ये जो डिजीज है वो दूसरे को भी फैल सकती है. तो करेंटली वाइल्ड पोलियो वायरस इज एंडेमिक इन 2 कंट्रीज, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया में जो है वो तीनों तरीके की वाइल्ड पोलियो वायरस इरेडिकेट हुए हैं या नहीं. तो हाँ, हो गए हैं. 2026 तक हमारा टारगेट है कि टाइप 1 को भी हम इरेडिकेट कर देंगे. अभी नए केसेस जो हैं वो इंडिया में पाए नहीं जा रहे हैं. दूसरा कि पूरे ग्लोबली इरेडिकेट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं. स्टेटमेंट दे देगा कि पोलियो वायरस इज इरेडिकेटेड ग्लोबली, कि हर तरीके ऑल द स्ट्रेन्स ऑफ द पोलियो वायरस हैव बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगा. तो इसको जो है इंडिया भी नेशनल पोलियो कैंपेन चलाता है. इस तरीके के कैंपेन्स जो हैं वो हमें ग्लोबल लेवल पे चलाने होंगे ताकि पोलियो से हम निजात पा सकें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू. जय हिंद.